अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च मेथड, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी जैसे सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करके तैयारी कर सकते हो। करंटली हमने चैप्टर नंबर 18 क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टार्ट किया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोसिस कहा जाता है। और साइको डायग्नोसिस के लिए हम DSM-5 को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसीलिए इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनकी डेफिनेशन की बात की, इनके डायग्नोसिस क्राइटेरिया की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, और उसके लिए हम DSM-5 के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, अब जब भी हम कुछ लर्न कर रहे होते हैं तो उसमें हमें रीडिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं, हमें रिटन इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अलावा कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को इश्यूज़ आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि DSM-5 इन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में क्या कहता है, या हमारे बच्चे में किस तरह की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हों तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए और बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया ए कहता है डिफ़िकल्टीज़ लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स, कि बच्चा जो है एक तो चीज़ों को लर्न करने में उसके लिए मुश्किल पेश आ रही होती है, दूसरा ये कि जो भी एकेडमिक स्किल्स होती हैं बच्चा उनको यूज़ नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, अब एकेडमिक स्किल्स हमारे पास क्या होती हैं? रीडिंग आ गई। अब जो रीड किया जा रहा है वो समझ आ रहा भी है या नहीं, स्पेलिंग ठीक है या नहीं, बच्चा कैलकुलेशन सही कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब ये जितने भी सिम्टम्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इन सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम भी अगर 6 महीने से कॉन्टिन्यूसली बच्चे में प्रेज़ेंट है, या 6 महीने से बच्चा कॉन्टिन्यूसली किसी भी एक सिम्टम को फ़ेस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चा स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में फ़ॉल कर रहा है। सिम्पटम 1 इज़ इनएक्यूरेट, यानी सही से नहीं उसको पढ़ता, स्लो होता है, या फिर किसी भी वर्ड को रीड करने में उसको बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। ठीक है? सिंगल वर्ड को इनकरेक्टली प्रोनाउंस करेगा, स्लोली करेगा, या फिर बोलने में हेज़िटेंट होगा। ठीक है? जल्दी-जल्दी उसको बोल नहीं पाएगा। जैसे अभी हम जल्दी-जल्दी बात कर रहे हैं, जैसे हम पढ़े हैं स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर। अब जो बच्चा इसके इश्यूज़ को फ़ेस कर रहा होगा, वो शायद स्पेसिफ़िक को ऐसे बोलेगा, ठीक है? या फिर बोलते हुए वो हिचकिचाएगा कि शायद वो गलत पढ़ रहा है, या फिर उसे प्रोनाउंस ही सही नहीं होगा। तो सिम्पटम 1 ये होना चाहिए कि बच्चा जो भी वर्ड पढ़ रहा है वो उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। सेकेंड इज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ रेड। एक तो बच्चा है उसने रीड कर लिया, ठीक है? अब दूसरा सिम्पटम्स क्या, रीड तो कर लिया लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या रीड कर रहा है। वो उसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सीक्वेंस को नहीं समझ पा रहा, सेंटेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, या वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। थर्ड सिम्पटम क्या होता है कि बच्चे को स्पेलिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, या वो कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर देगा, किसी लेटर को रिमूव कर देगा, ओमिट कर देगा, या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट वोवेल और कॉन्सोनेंट्स ऐड या रिमूव कर देगा। तो पहला सिम्पटम क्या हो गया कि बच्चा अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या, रीड तो कर लिया लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसने क्या रीड किया। थर्ड क्या है कि अब वो स्पेलिंग को ओमिट या ऐड कर रहा है। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पेलिंग के बाद आता है रिटन एक्सप्रेशंस। अब ये बच्चे जब राइटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, पंक्चुएशंस के एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और उनको नहीं समझ आएगी कि पहले कौन सा पैराग्राफ आएगा, बाद में कौन सा पैराग्राफ आएगा, और जो आइडियाज़ होंगे ना उसमें भी उनकी क्लैरिटी नहीं होगी। फिफ्थ सिम्पटम क्या है कि बच्चा जो है वो नंबर्स को सेंस नहीं कर पाता, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और कैलकुलेशंस नहीं कर पाता।
अब कौन-सी कैलकुलेशंस कैसे करनी है उसको नहीं पता होगा, ठीक है? अगर एक नॉर्मल बच्चा देखें तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पहले लाइन्स लगा के काम करना सीख जाते हैं, कैलकुलेशंस करना सीख जाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे का लेवल जैसे-जैसे एडवांस होता है तो बच्चा फिंगर टिप्स पे कर लेता है और जब ज़्यादा एडवांस होता है तो बच्चा इन छोटे-छोटे स्टेप्स को मेमोराइज़ कर लेता है। लेकिन जिन बच्चों को स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर होगा वो बच्चे इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते। सिम्पटम 6 इज़ डिफ़िकल्टी विद मैथमेटिकल रीज़निंग, ठीक है? अब जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं, वो ये अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं, उनको किन प्रोसीजर से सॉल्व किया जाता है, वो भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एपल्स प्लस 2 ऑरेंजेस इक्वल टू 5, ठीक है? तो बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे। उसके अलावा सब्सट्रैक्शन जो है, उसके कॉन्सेप्ट को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ना ही सॉल्व कर पाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इनको इश्यूज़ होते हैं। अब इन 6 सिम्पटम्स में से बच्चा कोई भी एक सिम्पटम्स लास्ट 6 मंथ से अगर कंटिन्यूअसली फेस कर रहा होगा तो हम कहेंगे बच्चा कहीं न कहीं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के क्राइटेरिया में फ़ॉल कर रहा है। क्राइटेरिया बी कहता है कि अब बच्चा जो है आपने ये देखना है कि अपनी एज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा या फिर बच्चे की एज ज़्यादा हो चुकी है, तब भी बच्चा इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको आइडिया होता है और वो ईज़िली गेस भी कर लेते हैं कि अभी हमारे बच्चे में इश्यू है। अब हमारा बच्चा जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, इवन कि ये चीज़ों को काउंट नहीं कर पाता, चीज़ों को ऐड नहीं कर पाता। और या फिर अगर उनका सेकंड या थर्ड चाइल्ड है, तो भी वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों की निस्बत स्लो है या फिर कोई और फैमिली में बच्चे हैं, तो पेरेंट्स अक्सर उनसे भी कंपैरिज़न करते रहते हैं कि हमारा बच्चा सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पेरेंट्स को खुद ब खुद भी थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो थोड़ा-सा पीछे है बाकी बच्चों की निस्बत या बाकी बच्चों की निस्बत थोड़ा स्लो है। तो अगर तो आपके बच्चे की एज ज़्यादा हो गई है तो भी ये इश्यूज़ फ़ेस कर रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। डॉक्टर के पास बच्चे को ज़रूर लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की एज नहीं है, तो वो अगर ये इश्यूज़ फ़ेस कर रहा है, तो ये इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर एज ज़्यादा है, तब बच्चा फ़ेस कर रहा है, तो फिर आपको उसके लिए सीरियस होना चाहिए। क्राइटेरिया सी कहता है कि ये इश्यूज़ जो हैं बच्चों के स्कूल एज में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब देखें अब कुछ सिम्पटम्स जो हैं वो फुली आपको नज़र आ जाएँगे और कुछ सिम्पटम्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते। अब वजह कि जब स्कूल जाने की एज हो गई है और वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गया है और आप समझते हैं कि इस एज के बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए या उसको एटलीस्ट 1 टू 3 काउंटिंग आनी चाहिए, 2 प्लस 2 उसको ऐड करना आना चाहिए, 2 माइनस 1 उसको पता होना चाहिए या फिर उसके टीचर कहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, वो अच्छे से रीड नहीं कर पाता, अच्छे से लिख नहीं पाता। तो आपको फिर बच्चे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्राइटेरिया डी कहता है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी है, तो ऑब्वियसली रीडिंग, राइटिंग या कैलकुलेशंस उसके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा आपने देखना है कि बच्चे को कोई और विजुअल या ऑडिटरी इश्यू ना हो। मीन्स कि उसे आई साइट का इश्यू तो नहीं है। हो सकता है कि आई साइट इश्यू की वजह से वो रीड ना कर पा रहा हो। अगर ऐसी बात नहीं है, तो इट्स मीन वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रहा है। उसके अलावा देखना है कि बच्चे की हियरिंग कैसे है, बच्चे अच्छे से तरीके से सुन रहा है या नहीं या कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है। अगर कोई मेडिकल इश्यू है, तो फिर आपको पहले मेडिकल कंसल्टेंट को बच्चे को चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा आपने देखना है बच्चे को कोई और चीज़ तो डिस्टर्ब नहीं कर रही, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है और आपने ये भी देखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को उर्दू में इश्यू फ़ेस कर रहा है बच्चा, तो आपने देखना है कि उसकी स्पोकन किस वजह से इफ़ेक्टेड है। क्या वो उर्दू स्पीकर ही है बच्चा? कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो एक इंग्लिश स्पीकर बच्चा है, तो ऑब्वियसली उसको उर्दू बोलने में इश्यू होगा ही, ठीक है? वहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग डिसऑर्डर फ़ेस कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उर्दू उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है।
लेकिन अगर बच्चा उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड से ही उसका ताल्लुक़ है और आप समझते हैं कि आपके घर में उर्दू ही बोली जाती है और बच्चे को उर्दू आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चे को उर्दू नहीं आ रही, तो फिर आपको उसके बारे में सीरियस होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि ये जितने भी ए, बी, सी, डी क्राइटेरियाज़ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये हमने जजमेंटल होके नहीं कहने, बल्कि बच्चा जब एक प्रॉपर आप उसको थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, वो उसकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है, जिसमें उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली एंड एजुकेशनल हिस्ट्री को देखकर स्कूल रिपोर्ट्स को देखता है। फिर उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचता है और कहता है कि बच्चा वाक़ई स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर के इश्यूज़ में या क्राइटेरिया में फ़ॉल कर रहा है। कभी भी जजमेंटल होके और सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे हम लोग नहीं कहेंगे कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर्स को फ़ेस कर रहा है, बल्कि हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, जिसमें डेवलपमेंटल, मेडिकल, फैमिली, एजुकेशनल बैकग्राउंड सारा हम देखेंगे, उसके बाद हम रिज़ल्ट्स पे पहुँचेंगे। अब जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं या आपने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करवानी है उसमें आपने कोडिंग नोट भी लिखना है, ठीक है? आपने स्पेसिफ़ाई करना है कि बच्चे की सब स्किल्स इम्पेयर्ड हैं या फिर जितनी भी ऑल एकेडमिक डोमेन्स इम्पेयर्ड हैं, उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफ़ाई इफ विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, अगर उसकी रीडिंग में इम्पेयरमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इन 6 क्राइटेरियाज़ में से या 6 सिम्पटम्स में से एक सिम्पटम्स का होना ज़रूरी है लास्ट 6 मंथ से, ठीक है? तो अब हमने जब रिपोर्ट बनानी है, तो हमने उधर मेंशन करना है कि रीडिंग में इम्पेयरमेंट है बच्चे को। अगर रीडिंग में इम्पेयरमेंट है, तो हम लिखेंगे F8 1.0 विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, ठीक है? फिर हम मेंशन करेंगे वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी उसकी में इश्यू है, रीडिंग रेट और फ्लुएंसी सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा, जो पढ़ रहा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग के अंडर आएँगी। और इसको आपने कोड कैसे करना है F8 1.0। नेक्स्ट नोट इज़ कि जिन बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ना, उनके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है। डिस्लेक्सिया में भी बच्चे वर्ड को एक्यूरेटली या फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, उसके अलावा स्पेलिंग की भी उसमें मिस्टेक्स होती है। अगर हम डिस्लेक्सिया की टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें जो एडिशनल डिफ़िकल्टीज़ बच्चे में होती हैं, जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन या फिर मैथ्स की रीज़निंग को सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर हमें वो भी मेंशन करना होता है। रीडिंग के बाद आता है हमारे पास विद इम्पेयरमेंट इन रिटन एक्सप्रेशन। अगर रिटन एक्सप्रेशन में कहीं पे भी उसकी इम्पेयरमेंट है, तो हम उसको कोड करेंगे F8 1.81, ठीक है? देन हम स्पेसिफ़ाई करेंगे कि बच्चा के स्पेलिंग ठीक नहीं थे, ग्रामर और पंक्चुएशन उसमें उसके मिस्टेक्स थी और रिटन एक्सप्रेशन में क्लैरिटी नहीं थी। तो रिटन इम्पेयरमेंट में जो भी उसके इश्यूज़ होंगे, वो आपने इस तरह से मेंशन करने हैं। रीडिंग राइटिंग के बाद हमारे पास आता है इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स। अगर इम्पेयरमेंट है तो उसको कोड करेंगे F8 1.0 और फिर मेंशन करेंगे बच्चे की इम्पेयरमेंट में नंबर सेंसेस में है, अर्थमेटिक फैक्ट्स को वो याद कर पा रहा है या नहीं, कैलकुलेशन में फ्लुएंट है या नहीं और मैथ्स की रीज़निंग उसकी एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एज में उसको टेबल आ जाना चाहिए, तो आपने देखना है कि उसको टेबल्स आ रहे हैं या नहीं। देन इस एज में उसको एडिशन के क्वेश्चन आने चाहिए, तो आप उसको देखोगे कि वो चीज़ों को ऐड कर पा रहा है या नहीं, इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जिस तरह स्पेलिंग, रीडिंग में इश्यूज़ होते हैं उसको डिस्लेक्सिया कहते हैं, इसी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में जो बच्चा इश्यूज़ फेस कर रहा होता है उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है? तो अगर हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर मैथ्स के प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, तो फिर हमने साथ में ये भी मेंशन करनी है बच्चे की मैथ की रीज़निंग में इश्यूज़ हैं या नहीं या फिर वर्ड रीज़निंग एक्यूरेसी है या नहीं। उसके अलावा हम करंट सेवेरिटी को भी स्पेसिफ़ाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइल्ड सेवेरिटी क्या होगी जब बच्चे की 1 और 2 एकेडमिक डोमेन्स अफ़ेक्ट हो रही होंगी, लेकिन जब बच्चे को हम थोड़ी-सी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा काम कर लेता है। मॉडरेट कब होती हैं जब बच्चा 1 और मोर एकेडमिक डोमेन्स में इश्यूज़ फ़ेस कर रहा होता है और वहाँ पे उसको थोड़ी-सी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है? और सवेयर कब होती है कि जब बच्चा मल्टीपल डोमेन्स में, सेवरल डोमेन्स में इश्यूज़ फेस कर रहा होता है।
और सेवेरिटी में क्या होता है कि आप बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी एक्टिविटीज़ को टाइम पे नहीं कर पाता और अच्छे से भी नहीं कर पाता। तो इट्स मीन कि वो सीवियर लेवल पे फ़ॉल कर रहा है। अब अगर आप कहीं पे टीचिंग कर रही हैं या आप किसी ऐसे बच्चे को देखती हैं या फिर आप घर पे किसी को ट्यूशन्स दे रही हैं और बच्चे में ये इश्यूज़ हैं, तो फिर वहाँ पे आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं प्रोवाइड कर रही, तो आप उसके पेरेंट्स से डिस्कस करें कि वो उसको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएँ या किसी ऐसी जगह पे उसको ट्यूशन्स भेजें जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्चे को टाइम दिया जाए, ठीक है? तो बच्चा खुद कर लेगा, बच्चा नहीं करता, बच्चा बहुत नालायक है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आती, तो ऐसे वर्ड से थोड़ा-सा परहेज़ करें और बच्चों के फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ उनको जो है वो पेरेंट्स को बता दें कि आप उनको डील नहीं कर पाते, आप उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। लेकिन बच्चों की लाइफ़ और टाइम मत ज़ाया करें। तो कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।